नमस्कार। मैं सुचित्रा खोपरागड़े, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुर्ग। अपने कॉलेज की छात्राओं के लिए मैंने चतुर्थ सेमेस्टर यूनिट 4 लोक प्रशासन भाग 2 का संचार संबंधी एक चैप्टर तैयार किया है, जिसमें बच्चों को संचार के बारे में जानकारी और साथ ही साथ कि हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, एक दूसरे से अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाते हैं। आज के इस दौर में जब देश एक बड़े संकट से जूझ रहा है, छात्राओं को उनके विषय से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए सभी प्राध्यापकों के माध्यम से ये वीडियो तैयार किए जा रहे हैं, जिससे बच्चे पढ़कर और देखकर अपने ज्ञान को या अपने विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज का मेरा चैप्टर है संचार, और संचार जो कि प्रशासनिक व्यवहार में संचार को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। साइमन ने कहा है कि संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता। इसके अभाव में हमें ऐसे समूहों की संभावना ही नहीं रह जाती कि व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए संगठन में एक स्तर से दूसरे स्तर तक एवं एक ही स्तर पर विभिन्न कार्यकर्ताओं के मध्य सूचनाएं, समाचार, आदेश, निर्देश आदि का पारस्परिक आवागमन यदि नहीं होगा तो संगठन के सूत्र में हम कैसे बांधेंगे। संगठन के आधार से हम एक दूसरे से बंधते हैं, फिर भी संगठन में समन्वय के लिए संगठन में संचार का निरंतर और निर्बाध प्रभाव आवश्यक होता है। अपने जीवन में ही हम देखते हैं कि जिनसे हमारा वैचारिक आदान प्रदान या संपर्क चलता रहता है, उनसे हमारी निकटता और घनिष्ठता बनी रहती है। पर जिनके साथ ऐसा नहीं हो पाता, भले ही वे नज़दीकी संबंध ही क्यों न हो, वो हमारी निकटता या घनिष्ठता उनसे कम हो जाती है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में जब भी कर्मचारी पारस्परिक संपर्क बनाए रखने का कार्य करते हैं, तो उनके संबंध में भी घनिष्ठता स्थापित होती है और संगठन में समन्वय अच्छा होता है, क्योंकि सारे कर्मचारियों की पारस्परिक समझ और उनके संबंधों के कारण अच्छी होती है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसी प्रकार जब अधिकारी संचार के द्वारा अधीनस्थों से संपर्क बनाए रखता है तथा उन्हें संगठन के लक्ष्यों, नीतियों एवं चल रहे कार्यों के बारे में बताता रहे, तो अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य भी मधुर संबंधों का निर्माण मानवीय एवं प्रशासनिक दोनों स्तर पर होता है और संगठन के प्रति उनके सामूहिक लगाव का विकास होता है। ये संचार के ही द्वारा होता है। मिलेट का मानना है कि संचार को हम प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा भी कहते हैं। पिफनर ने भी संचार की परिभाषा या संचार को प्रबंध का हृदय कहा है। उसका ये मानना है कि संचार एक व्यक्ति के हृदय से दूसरे व्यक्ति के हृदय के संबंध को जोड़ने का कार्य करता है। अब मैं आपको संचार का अर्थ और परिभाषाएं बतलाने का प्रयास करूंगी। संचार वस्तुतः एक प्रक्रिया है तथा सूचना वह वस्तु है जिसका सचरण संचार प्रक्रियाओं में होता है। वैसे तो अपने संकुचित अर्थ में संचार का तात्पर्य है ज्ञान के प्रसार से, परंतु लोक प्रशासन के क्षेत्र में संचार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। संचार से हमारा तात्पर्य है विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान और उसमें अपनी अपनी साझेदारी देना। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई है और जिसका अर्थ है सामान्य अर्थ संचार प्रक्रिया, सूचना भेजने वाले एवं सूचना पाने वाले के मध्य समानता स्थापित करना है। यह सूचनाओं में दोनों की ही साझेदारी का बोध होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे संपर्क स्थापित करते हैं। मिलेट का मानना है कि संचार किसी साझेदारी के उद्देश्य के बारे में समझ की साझेदारी है। ऐसी समझ कि हम संचार के माध्यम से एक दूसरे से संबंध स्थापित करके हम एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। टीड ने परिभाषा दी है। टीड का ये मानना है कि संचार का मूल लक्ष्य एक ऐसे मामलों एवं मस्तिष्कों का मेल है। टीड भी ये कहता है कि संचार का मूल लक्ष्य
हम मानव मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करते हैं। हेमैन के अनुसार कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को सूचना और समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। हम एक दूसरे से साझेदारी करते हैं, एक दूसरे से अपने संबंधों को स्थापित करते हैं सूचनाओं के माध्यम से। इसलिए हेमैन कहता है कि संचार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना पहुंचाने का कार्य करती है। मेयर ने मानवीय विचारों और सम्मतियों को शब्दों, पत्रों, संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान की ही संचार कहा है। एलन का मानना है कि संचार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से जोड़ने वाला पुल है। इसके अंदर कह सुनने तथा समझने की एक प्रक्रिया सम्मिलित है, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि हमको एक दूसरे से लंबे समय तक जोड़े रखती है। अब है संचार के कुछ ऐसे प्रकार जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से अपने संबंधों को स्थापित करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, एक दूसरे के साथ हम विचार विमर्श करते हैं। पहला प्रकार है औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार। औपचारिक संचार अधिकतर लिखित रूप में पाया जाता है। चर्चाओं में या दूरभाष पर किए संचार को भी हम लिखित टिप बनाकर संपुष्टि करते हैं। ये औपचारिक संचार कहलाता है। दूसरा इसी में कि अनौपचारिक संचार सामान्य चर्चाओं, चाय पार्टियों, भेंटों के माध्यम से होता है। ये अनौपचारिक संचार होता है। ये सदैव अलिखित होता है। इस संचार को हम लिखित रूप में नहीं बल्कि चर्चाओं के माध्यम से एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। तीसरा है आंतरिक और बाह्य संचार। संगठन के अंदर होने वाले संचार को आंतरिक संचार कहते हैं। यह संचार संगठन के विभिन्न स्तरों के बीच दोनों तरफ से होता रहता है, जिसको कि हम बाह्य संचार जो संगठन के बाहर के घटकों के साथ होता है, जनता से, जनता के प्रतिनिधियों से, संगठनों से संचार आदि। तीसरा प्रकार है अंतर्वैयक्तिक संचार। ये अंतर्वैयक्तिक संचार संगठन में कार्यरत व्यक्तियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों आदि के मध्य होने वाले पारस्परिक संचार को हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। चौथा है ऊपर की ओर संचार। संगठन के कर्मचारी जब अपनी बात या व्यक्तिगत या कार्यालयीन बातें अपने अधिकारी तक पहुंचाते हैं तो उसे ऊर्ध्वमुखी संचार या ऊपर की ओर संचार कहते हैं। जैसे इसमें हम प्रतिवेदन तैयार करते हैं, आवेदन बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पत्र या मौखिक आवेदन के रूप में ये ऊपर की ओर संचार कहलाता है। पांचवा है नीचे की ओर संचार। जब अधिकारी अपनी बात अधीनस्थ तक पहुंचाता है तो उसे अधोमुखी संचार या नीचे की ओर का संचार कहते हैं। जैसे आदेश देना, निर्देश देना, बजट तैयार करना, आवेदन आदि संचार के साधन हैं। छठवां है कि इधर उधर संचार। ये इधर उधर संचार से तात्पर्य है कि इस प्रकार के संचार सम्मेलनों, बैठकों, गोष्ठियों आदि में दिखाई देता है जहाँ संचार नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होता है। साथ ही सम्मिलित सभी व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संचार भी चलता रहता है। सातवां है मौखिक संचार। वे सूचनाएं या संवाद या संदेश जबान से निर्गमित किए जाते हैं, इन्हें मौखिक संचार कहते हैं। जैसे साक्षात्कार करना, गोष्ठी करना, संयुक्त विचार विमर्श करना, रेडियो या दूरदर्शन के माध्यम से हम संचार को बढ़ावा देते हैं। आठवां है लिखित संचार। लिखित संचार वह संचार होता है जिसमें आवश्यक निर्णय, निर्देश, आदेश, सूचना, संदेश आदि लिखित रूप में भेजे जाते हैं। जैसे बुलेटिन, नोट शीट, हैंडबुक, मैगजीन, समाचार पत्र, नीति पत्र, कार्य योजनाएं आदि संचार के साधन हैं। अब संचार की कुछ ऐसी प्रणालियां हैं जो संचार को संचालित करती हैं। ऐसी प्रणालियां मानी गई हैं जो संचार की किस तरीके से संचार को पद्धति के रूप में, प्रयोग के रूप में लाया जाता है। इसमें 3 प्रकार की प्रणालियों का ध्यान रखा गया है। पहली प्रणाली कहलाती है संचार की विषय वस्तु।
दूसरी संचार का तरीका और तीसरी संचार प्रक्रिया। इन तीनों ही तत्वों से संचार व्यवस्था का निर्माण होता है। संचार की विषय वस्तु में संचार किस बात का किया जाना है, अर्थात सूचना या संदेश क्या है जिसे भेजना है, लोक प्रशासन में सामान्यतः संचार किया जाता है। दूसरा जो संचार का तरीका है, तरीके के अंतर्गत विचारणीय तत्व होते हैं, जैसे बोलना, कहना, लिखना, हाव भाव प्रदर्शन करना, सुनना, ये संचार के तरीके होते हैं। तीसरा संचार की प्रक्रिया। संचार के प्रति बढ़ती हुई रुचि के कारण संचार प्रक्रिया के लिए अनेक वैकल्पिक मॉडलों का निर्माण करता है। ये प्रणालियाँ प्रमुख रूप से लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में इन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि संचार की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। संचार की जो आवश्यक शर्तें हैं उसमें मिलेट ने प्रभावी संचार के लिए स्पष्टता, समय की अनुकूलता, पूर्णता और परिवर्तनशीलता का होना आवश्यक माना है। साथ ही संचार व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सबको स्वीकार हो, सब इस संचार व्यवस्था को स्वीकार करें। टेरी के अनुसार, टेरी ने प्रभावी संचार की कुछ शर्तें बतलाई हैं, जिसमें टेरी ये कहता है कि संचार की विषय वस्तु में संबंधित समग्र जानकारी एकत्रित कर उसे सभी दृष्टिकोण से परख कर विषय वस्तु तय करना। फिर संचार के दूसरे पक्ष के साथ समझदारीपूर्ण संबंध बनाकर विश्वास स्थापित करना। टेरी कहता है कि संचार की भाषा, शब्दावली स्पष्ट होनी चाहिए। टेरी का ये मानना भी है कि अनुभव के द्वारा संचार का एक जैसा आधार बना लेना चाहिए। संचार के लिए संदर्भ एवं प्रसंग एवं आवश्यक उल्लेख करना आवश्यक है। प्रभावी संचार के लिए उदाहरण व चित्रों का भी यथासंभव प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे संचार को टालना चाहिए जो विलंबकारी हो, प्रतिक्रियाओं का आधार बन सकता है। तो इस तरीके से टेरी ने संचार की कुछ आवश्यक शर्तें रखी, जिससे कि हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपने विचार विमर्श को एक दूसरे के प्रति जाहिर कर सकते हैं। अब है संचार में आने वाली बाधाएं। जब हम संचार के साधन को अपनाते हैं और उसमें कई ऐसी बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, और इन बाधाओं को किस तरीके से हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संचार व्यवस्था में आने वाली बाधाओं को। पहला, भाषा से संबंधित बाधा। हमारे सारे विकास के बावजूद भाषाओं में अभी भी अपूर्णता पाई जाती है, जिनका हम सभी अनुभव करते हैं। कभी हम जो कहना चाहते हैं उसके लिए अच्छे शब्द नहीं मिलते। उन भाषाओं की कमियों के कारण संचार में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है आकार और दूरी संबंधी बाधाएं। संगठन का आकार या फैलाव संचार व्यवस्था में कठिनाई उत्पन्न करता है। फिर तीसरा कहा गया कि साधनों से संबंधित बाधाएं उत्पन्न होती हैं। संचार व्यवस्था संगठन में उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है। यदि संगठन में समस्त आधुनिकतम संचार साधन उपलब्ध हैं तो संचार अत्यधिक प्रभावी बन जाता है। चौथा है मानसिकता संबंधी बाधा। प्रशासन में अनेक ऐसे अधिकारी भी मिलते हैं जिनकी मानसिकता अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करने या मानवीय संबंध बनाने की नहीं होती। पांचवा है सैद्धांतिक बाधाएं। इनमें हमारा तात्पर्य है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास का परिवेश, उसके सरकार, उसकी शिक्षा और इन सब से उत्पन्न मानसिकता अलग अलग होती है। दृष्टिकोण में भी भेद संचार को अवरुद्ध करते हैं। इस तरीके से ये सारी की सारी बाधाएं जो एक दूसरे के बीच में जो संबंध स्थापित होने हैं, लोक सेवकों के जनता के प्रति या सरकार के प्रति जो संबंध स्थापित करने हैं संचार के माध्यम से, उसमें इन तमाम बाधाओं का आना आवश्यक माना जाता है या ये तमाम बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उसके बावजूद भी संचार एक ऐसा माध्यम है जो हम एक दूसरे से संबंधों को स्थापित कर सकते हैं, और इसलिए संचार के माध्यम से हम इस निराकरण या सुझाव को भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो संचार में हम निराकरण या सुझाव को देखेंगे। लोक प्रशासन के क्षेत्र में विद्वानों ने संचार बाधाओं और अन्य वस्तुओं पर गंभीर विचार किया है, सुझाव दिया है। अनेक विचारकों का ये मानना है कि संदेश भेजने वाले स्रोत
या सूचना स्पष्ट होनी चाहिए। मौखिक संचार का प्रस्तुतिकरण सरल और स्पष्ट होना चाहिए। लिखित संचार में भाषा सरल होनी चाहिए। सूचना पूर्ण एवं पर्याप्त हो ताकि शंका की संभावना ही न रहे। सूचना से पूर्ण अनुकूल वातावरण का निर्माण होना चाहिए। संचार का ध्येय सभी वर्गों को प्रोत्साहित कर गतिशीलता को बढ़ाना है। इस तरीके से हमें ये आशा करनी चाहिए कि भारत जैसे देशों में सरकारी तंत्र में प्रबंध सूचना प्रणाली आ जाने से कार्य सुविधाजनक रूप से हो सकेंगे और इस तरीके से हम संचार को लोक प्रशासन के क्षेत्र में या लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण बना सकते हैं। लोक सेवक संचार के माध्यम से जनता और जनता के साथ मिलकर प्रशासन की कार्यप्रणाली को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।